आज हम लोगों का टॉपिक होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या, आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र शब्द इतना पॉपुलर क्यों है। तो इसके पीछे मुख्य वजह अब्राहम लिंकन है, जो अमेरिका में अमेरिकी गृह युद्ध के समय वहाँ के राष्ट्रपति थे 1860 से 65 के दौरान। उन्होंने ही कहा था कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, और जब जो है जनता खुद शासन संचालित करती है तो उसे जनता का शासन कहते हैं या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। ये लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन करती है और जनता ही जो है उस शासन से नियंत्रित होती है। यह उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ की जनसंख्या लाख 2 लाख में है, क्योंकि आसानी से जनमत के माध्यम से निर्णय लिया जा सकता है, निर्णय कराया जा सकता है, जिससे जो है शासन का संचालन किया जा सके, जिसका मुख्य उदाहरण स्विट्जरलैंड है। और दूसरा जो प्रकार है वह है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में कानून निर्माण के लिए भेजती है और वही लोग जो है संसद में कानून बनाते हैं। और यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, जिसे मुख्यतः जो है संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। एक तीसरा भी है अर्ध अध्यक्षीय, जिसकी दुनिया में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन लोग प्रकार के लिए जो है इसको काउंट करते हैं। तो अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। रजोल, उसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली दोनों के प्रतिनिधि जो है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के प्रतिनिधि अमेरिका है और संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधि जो है ब्रिटेन है। चूँकि हम लंबे समय तक ब्रिटिश शासन प्रणाली के औपनिवेशिक देश रहे हैं, संसदीय शासन प्रणाली के तहत नियंत्रित रहे हैं, या कहें कि संसदीय शासन प्रणाली के अधीन हम लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की समझ हमें अच्छे ढंग से है। तो इसलिए भारत ने जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसके अलावा हालैंड, बेल्जियम आदि देशों ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली, या दूसरे शब्दों में कहें अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसको अमेरिका ने अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली को जो है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या संसदात्मक शासन प्रणाली आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसमें जो है दो कार्यपालिका होती है। एक जो है वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, और दूसरी जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली, या दूसरे शब्दों में कहें अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक एकल कार्यपालिका होती है, जो राष्ट्रपति होता है। वही वास्तविक कार्यपालिका भी होता है, वही नाम मात्र का भी कार्यपालिका होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में दल जो है बहुमत के आधार पर शासन का संचालन करते हैं। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही शासन का संचालन करता है, और जिसके पास बहुमत नहीं होता वो विपक्ष में होता है। और इसमें जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में 4 वर्ष के लिए जो है चुनकर आते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको जो है चुना जाता है मंत्री के रूप में, और 4 वर्ष तक ये अपना जो है कार्य करते हैं। और इसमें जो है संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर उत्तरदायी नहीं होती है, अगर उत्तरदायित्व उसका नहीं होता है, तो फिर उसे जो है उत्तरदायी उसे अपने पद से हटना पड़ता है। तो इसलिए सामूहिक लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो संसदीय शासन प्रणाली में होता है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में गैर जिम्मेदारी होता है। गैर जिम्मेदारी कहने का सेंस ये है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति नहीं होता है, बल्कि पृथक्करण होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। इसलिए वह जो है गैर उत्तरदायी होते हैं, अपने कार्य को करते हैं, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। और राजनीतिक एकरूपता, इसमें एक ही विचारधारा या एक ही पार्टी के लोग बहुमत में होते हैं,
तो वह जो है नीतियों का पालन जो है सभी लोग उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ करते हैं, क्योंकि एक ही राजनीतिक दल या एक ही विचारधारा के पार्टी जो है आपस में गठबंधन करके शासन का संचालन करती है, इसलिए राजनीतिक रूप से उनमें एकरूपता रहती है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक रूप से एकरूपता रहे, क्योंकि विभिन्न दलों के सदस्य जो है सत्ता में भागीदारी करते हैं। दोहरी सदस्यता एक तो इनकी जो है पार्टी की सदस्यता होती है, एक तो इनकी विधायिका की सदस्यता होती है, दूसरी जो है इनकी जिस कार्यपालिका में रहते हैं उसकी सदस्यता होती है। ऐसा नहीं है कि विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं, जबकि जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एकल सदस्यता होती है। अगर विधायिका के सदस्य हैं तो उससे त्यागपत्र देकर केवल कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं। और प्रधानमंत्री का नेतृत्व वास्तव में देखा जाता है कि दो स्तरों पर शासन चलता है और दोहरी जो है सत्ता होती है, एक राष्ट्रपति की सत्ता, एक जो है प्रधानमंत्री की सत्ता। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है और उसी का नेतृत्व जो है महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख बनकर रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का प्रभुत्व होता है, उसी के द्वारा जो है सारे निर्णय लिए जाते हैं और वह उसकी भूमिका प्रभावी होती है। और इसमें जो है संसदीय शासन प्रणाली में यदि निचले सदन का विघटन हो जाता है तो सरकार भंग हो जाती है, सरकार जो है भंग हो जाती है। और जो है इसमें जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में निचले सदन का विघटन नहीं होता है। क्योंकि कोई भी जब सीनेट का सदस्य या कहें जो है सीनेट का सदस्य जो है जो चुना जाता है वो 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, 4 वर्ष के बाद ही उसकी सदस्यता जाती है। और शक्तियों का विलय और शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का विलय जो है तो संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्ति संतुलन के आधार पर शासन का संचालन करते हैं। वे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वह पृथक्करण रहता है, अगर विधायिका के सदस्य हैं भी तो त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। विधायिका के बीच सामंजस्य, चूँकि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका में से अपने में से चुनी जाती है और इसलिए जो है कार्यपालिका ऐसा कार्य नहीं करती जिससे विधायिका जो है उसको सदन में रखकर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। इसलिए जो है कार्यपालिका विधायिका के बीच साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करती है। तो अध्यक्षीय में विधायिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष पाया जाता है। क्योंकि दोनों के बीच जो है पृथक्करण होता है। जो कार्य कार्यपालिका करती है यदि विधायिका को पसंद नहीं आता तो विधायिका उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। संसदीय शासन प्रणाली को एक जिम्मेदार सरकार माना जाता है, क्योंकि वह किसी भी तीसरी दुनिया के देशों में जहां सरकार अकर्मण्य हो सकती है उस पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाकर, विधायिका का नियंत्रण लगाकर, संसद का नियंत्रण लगाकर और जनता का नियंत्रण लगाकर जो है उसको जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में गैर जिम्मेदार सरकार होती है, क्योंकि यह 4 वर्ष के लिए सत्ता जब अपने हाथ में लेती है 4 वर्ष तक जो है चाहे जिस तरीके से काम करे उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो जिम्मेदार होने के कारण, संसदीय शासन प्रणाली में जिम्मेदार होने के कारण जो है सरकार की निरंकुशता को यह जो है रोकता है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो है चूँकि जिम्मेदार न होने के कारण जो है यह निरंकुश, राष्ट्रपति को निरंकुश बना सकता है। किसी भी विकासशील देश का राष्ट्रपति निरंकुश, यदि अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला देश है तो वह जो है निरंकुश राष्ट्रपति बन सकता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। और संसदीय शासन प्रणाली को व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दुनिया के लगभग 70% देशों में जो है संसदीय शासन प्रणाली
को अपनाया गया है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली वहाँ की जनता के अनुरूप होती है और खासकर विकासशील देशों के अनुरूप होती है, क्योंकि वहाँ की जनता ज़्यादा शिक्षित, साक्षर और पढ़ी लिखी नहीं होती। इसलिए जो है उनको जो है संसदीय शासन प्रणाली ज़्यादा रुचिकर या ज़्यादा व्यावहारिक लगता है। और इसमें जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है। यह पढ़े लिखे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या वाले देशों के लिए उपयुक्त माना जाता है। और संसदीय शासन प्रणाली के अवगुण कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है यदि विकासशील देश है, स्थिर सरकार है, तो सरकार पर, जनता पर चुनाव का भार ज़्यादा पड़ेगा। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में स्थिर सरकार 4 साल के लिए मिल जाएगी या 5 साल के लिए मिल जाएगी, तो वह शासन अपने हिसाब से चला पाएंगे, बीच में मध्यावधि चुनाव की जैसी संभावनाएं नहीं बनेंगी। हाँ, तो जिससे सरकार का खर्च भी कम होगा। नीतियों की निरंतरता नहीं। यदि जो है 5 साल की सरकार है और 3 साल में ही जो है वो विश्वास मत खोता है, तो नीतियों में निरंतरता नहीं रहेगी। सरकार बदल जाएगी तो दूसरे लोग आएंगे तो दूसरे तरीके से नीतियों का निर्माण करेंगे, तो नीतियों में निरंतरता का भाव पाया जाएगा। अगर निश्चित सरकार रहेगी तो उसमें नीतियों में निश्चितता और निरंतरता दोनों मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो है वह जानती है सरकार कि हम 4 साल तक या 5 साल तक शासन करेंगे तो हम ही करेंगे। तब तक के लिए जो नीति बनाएगी वह उसमें निरंतरता रहेगी और वह कंटिन्यू उस पर आगे बढ़ती जाएगी। शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध, चूँकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली शक्ति संतुलन के आधार पर काम करती है, शक्ति पृथक्करण के आधार पर नहीं। शक्ति संतुलन मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, जिससे जो है शासन का संचालन जो है निरंतर रूप से चलता रहता है। कोई जो है अकर्मण्य या प्रभावी नहीं होने पाता है, जिससे शासन संचालन में आसानी होती है। शक्ति के पृथक्करण पर आधारित, शक्तियों के पृथक्करण होने के कारण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जो है बाध्य हैं, जो है वह जो है किसी को चेक एंड बैलेंस नहीं करती हैं। और इसे ये शौकीनों द्वारा सरकार कहा जा सकता है संसदीय शासन प्रणाली को, क्योंकि इसमें जो है जनता अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। जिसको चुन के भेज दी वही सरकार चलाएगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा न हो, नीति का निर्माण करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग, अनपढ़, अनभिज्ञ लोग या कम ज्ञानवान लोग जाते हैं, जिनको जो है संसदीय शासन प्रणाली का मतलब भी नहीं पता होता है, संसद का मतलब भी पता नहीं होता, लेकिन वे शासन का संचालन करते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है, यह जो है काफ़ी मैच्योर, परिपक्व होती है, जिसमें जो विशेषज्ञों, जहाँ की जनता शिक्षित होती है और वह जो सरकार का चयन करती है वह भी जो है मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, जिससे शासन संचालन में आसानी होती है। आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।